यानी पर्यावरण अध्ययन से टॉप 30 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका शेष रिव्यू एक्सप्रेस में। सीधे हम लोग क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत सी ऑप्शन आपका राइट होगा असंभव है। दोस्तों, संपर्क में रखी दो वस्तुओं के मध्य एक प्रकार का बल कार्य करता है जो गति करने के वस्तु का विरोध करती है। यही बल घर्षण बल कहलाता है। इसकी दिशा सदैव वस्तु की दिशा की विपरीत होती है। इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट होगा। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना असंभव है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा भारहीन। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की अनुपस्थिति में वस्तु भारहीनता की स्थिति में आ जाएगी, क्योंकि वस्तु का भार वस्तु के द्रव्यमान यानी m एवं गुरुत्वीय त्वरण यानी g के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, W बराबर m इंटू जी। ठीक है, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण यानी g का मान शून्य होने पर वस्तु का भार भी शून्य हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा भारहीन। अगला क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी सी कील डूब जाती। इसे तथ्य द्वारा व्याख्या किया जा सकता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। स्टील की टोकरी पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि स्टील की टोकरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, और लोहे की कील इसलिए डूब जाती है क्योंकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है। यह गलत उदाहरण है, लेकिन इसका कारण यह है कि वस्तु घर्षण के कारण नहीं नीचे आती, बल्कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे आती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि बी ऑप्शन आपका राइट होगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होने के कारण नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। घड़ी की स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा यानी प्रत्यास्थ स्प्रिंग ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा एक पदार्थ या प्रणाली की गति से उत्पन्न होने वाला ऊर्जा है। उदाहरण के लिए मशीनों में काम करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रोहित कार्ड सीट को कैंची से काटते हुए कई आकृतियां बना रहा है। इस कार्य में किस बल को उपयोग में लिया जा रहा है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा यांत्रिक बल। कैंची से कोई वस्तु काटने पर यांत्रिक बल का प्रयोग किया जाता है, अतः रोहित द्वारा कार्ड सीट को कैंची से काटने में यांत्रिक बल का उपयोग लिया जा रहा है। सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक गेंद किसी वेग से ऊपर की ओर उछाली जाती है या 50 मीटर ऊंचाई तक जाकर फेंकने वाले के पास लौट आती है, तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। 50 मीटर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद पुनः फेंकने वाले के हाथ में आती है तो गेंद द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है 100 मीटर होगी, परंतु गेंद का कुल विस्थापन शून्य हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, द्रव्यमान। जिन राशियों में मात्रा तथा दिशा दोनों ही होती हैं वे सदिश राशि कहलाती है, जैसे वेग, बल, संवेग इत्यादि। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। जिन राशियों में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं, जैसे चाल, द्रव्यमान, दूरी इत्यादि। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लेंस क्षमता की एसआई इकाई है? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, डायोप्टर। लेंस क्षमता की एसआई इकाई डायोप्टर है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा यानी डिग्री को उसकी क्षमता कहते हैं। यह उस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्पन्न व्युत्क्रम के बराबर होता है, जबकि आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज एवं प्रतिरोध मात्रक ओम तथा ज्योति फ्लक्स का मात्रक लूमेन होता है। ठीक है, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, वहीं प्रतिरोध का ओम होता है, ज्योति फ्लक्स का ये आपका ल्यूमेन होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया है। ये ऑप्शन आपका होगा, निस्यंदन। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं मलाई उस पर ही रह जाती है, पृथक्करण की यह प्रक्रिया निस्यंदन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें ठोस कणों को किसी द्रव या गैसीय पदार्थ में से फिल्टर पेपर की सहायता से पृथक किया जाता है उसे निस्यंदन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में जिस फिल्टर पेपर का उपयोग होता है वह ठोस कणों को पार नहीं होने देता और द्रव या गैसीय कणों को आसानी से पार होने देता है, जिससे ठोस कण और द्रव के कण अलग अलग हो जाते हैं। इस प्रकार द्रव शुद्ध हो जाता है। ये ऑप्शन आपको राइट होगा, निस्यंदन। अगला क्वेश्चन, गांवों में यह देखना साधारण है कि महिलाएं अनाज में से भूसी कैसे निकालती हैं, इस विधि को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, निष्पादन यानी फटकना। निष्पादन यानी फटकना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं अनाज से भूसी निकालती हैं, जबकि थ्रेशरिंग जो है ये गहना मशीनों के द्वारा होने वाली क्रिया है जिसमें अनाज को भूसे से अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव क्यों नहीं होता? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में जाते समय गुरुत्व का अनुभव नहीं होता क्योंकि वहां पर वायुमंडल नहीं होता। अगला क्वेश्चन, पर्वतारोहण के दौरान सांस लेने में कठिनाई का मुख्य कारण है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, कम वायुदाब। पर्वतारोही जब भी ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं तो उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊंचे बढ़ने के साथ साथ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ ऑक्सीजन की मात्रा भी जो है घटती जाती है और वायुदाब भी कम होता जाता है। पर्वत पर चढ़ते समय अधिक ताकत लगानी पड़ती है, जिस कारण शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, जिससे सांस लेने में भी कठिनाई होती है। सी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 15 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? सॉल्व करते हैं इसको। देखिए, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व बराबर
घनत्व दे रखा है 15, आयतन 3, तो बराबर 45 हम आपका राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की तीव्रता मापी जाती है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्यूरी में। रेडियो एक्टिवता की तीव्रता क्यूरी में मापी जाती है। तो रेडियो सक्रियता की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक हेनरी बुकरेल ने की थी। हेनरी बैकुरल ने, हेनरी बैकुरल ने, और उसके साथ साथ पी क्यूरी, पी क्यूरी एवं एम क्यूरी ने किया था। इस खोज के लिए इन तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं। रेडियो सक्रियता की इकाई को क्यूरी कहते हैं किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का वह परिमाण जिसमें प्रति सेकंड 3.70 उड़े 10 की पावर विखंडन होते हैं, क्यूरी कहलाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, परम तापमान पैमाना कौन सा है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, केल्विन। ठीक है, तो परम तापमान पैमाना केल्विन होता है। परम तापमान को टी से सूचित किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके अलावा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में 310 केल्विन होता है लगभग। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ऊन के उष्मारोधी होने का मुख्य कारण वायु का उष्मारोधी होना है, जबकि ऊनी रेशों के बीच फंसी यानी ट्रैप रहती है जिससे शरीर की उष्मा बाहर नहीं जा पाती। इस तरह ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर क्या है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा। मानव में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होता है, जिसमें हम श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स कहते हैं। जबकि जिन तरंगों को बहुत बड़े आकार के स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है उन्हें अविश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं, जिनका परिसर 20 हर्ट्ज से नीचे होता है और ऐसे तरंग को हमारा कान नहीं सुन सकता है। अब बता दें, तथा पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स वे तरंगे होती हैं जिनका परिसर 20,000 हर्ट्ज से ऊपर ध्वनि आवृत्ति वाला होता है। इसे मनुष्य का कान नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली, चमगादड़ इत्यादि को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, इस प्रकार के पदार्थ को कहते हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, उष्मा का अच्छा सुचालक। अगला क्वेश्चन, ध्वनि ज्यादा तेजी से चलती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ध्वनि की चाल माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। जैसे जैसे माध्यम का घनत्व बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक यानी एफ होता है। सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको।
इसको आप सॉल्व करके बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स। अगला क्वेश्चन, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? अगर आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर देंगे। आप लोग इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताइए क्या होगा। 23 का, सौर सेल द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो ऊर्जा एक परिघटना है जो ऊष्मा के रूप में एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती है, यानी की जाती है। परिणाम स्वरूप यह काम करता है, जब ऊर्जा को यह वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है तो यह अपना रूप बदल लेती है और इस घटना को ऊर्जा का संरक्षण कहा जाता है। सौर ऊर्जा अथवा सल वह ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त किया जाता है। जब सौर सेल सूर्य के संपर्क में यानी प्रकाशीय ऊर्जा के संपर्क में आता है तो यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, सी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम है? डी ऑप्शन आपको राइट होगा। तो ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सबसे तेज गति की होती है प्रकाश निर्वात में भी गति का जो है प्रकाश जो है गति में भी प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक चुंबक की क्षण को लंबाई से 4 टुकड़ों में काट दिया जाए तो ध्रुवों की कुल संख्या होगी। सी ऑप्शन आपको राइट होगा 8। प्रत्येक चुंबक 2 पोल में ध्रुव में होते हैं, उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल तथा दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। इस प्रकार चुंबक के क्षण को 4 टुकड़ों में बांट देने पर 4 आपका उत्तर ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और 4 आपका जो है दक्षिण ध्रुव बनेंगे। इस प्रकार कुल 8 हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक उदासीन पिंड होता है। सी ऑप्शन राइट होगा। उदासीन पिंड वह पिंड होता है जिसमें ऋणात्मक यानी नेगेटिव चार्ज आवेश एक धनात्मक यानी पॉजिटिव चार्ज आवेश बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, इंद्रधनुष में रंगों का क्रम है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। इंद्रधनुष में रंगों का क्रम होता है बैगनी, नीला, जामुनी, बैंगनी, नील, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल। इंद्रधनुष के ऊपरी हिस्से में लाल तथा सबसे नीचे बैंगनी रंग दिखाई देता है। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम वैगोर यानी वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड होता है, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा अपारदर्शी। ऐसी वस्तु जिससे होकर कोई प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती अपारदर्शी कहलाती है। जैसे दीवार ऐसी वस्तु है जिससे प्रकाश की किरण आर पार हो जाए पारदर्शी कहला जिस जिस दीवार से प्रकाश की किरण आर पार हो जाए वो आपकी पारदर्शी कहलाएगी। और अगर जिस जो है दीवार से वह नहीं निकल पाए वो आपका पारदर्शी कहलाएगा, ठीक है। जैसे कागज से जो है और यहाँ पे जिससे आंशिक रूप से प्रकाश किरण पार हो जाए वो आपकी पारभासी कहलाएगी। जैसे अगर कागज से हम लोग टॉर्च जलाएंगे तो थोड़ी थोड़ी रोशनी बाहर जाएगी, ठीक है, तो आपके पारभासी कहलाते हैं। अपारदर्शी जिससे पार न जाए और पारदर्शी जिससे पूरी तरह प्रकाश पार चला जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
सॉरी, अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। बी ऑप्शन आपका ऐड होगा। तो अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं आवर्धित बनेगा, क्योंकि वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होगी, जिससे बिंब दर्पण के पीछे बनेगा और यह वस्तु में आवर्धित बड़ा होगा। बी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, वस्तुएं जो मानवीय नेत्रों के लिए दृश्यमान होती हैं आमतौर पर देखी जा सकती हैं। डी ऑप्शन आपका अल्ट्रा वायलेट प्रकाश। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के उपकरणों को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन आपका जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली उपकरण को जनित्र कहते हैं। जनित्र एक यांत्रिक उपकरण है जो ऊर्जा के यांत्रिक रूप को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जनित्र अथवा जनरेटर के निर्माण के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सिद्धांत विद्युत चुंबकीय बल के नियम पर आधारित है। जनित्र अथवा जनरेटर विभिन्न प्रकार के होते हैं, एसी जनरेटर, डीसी जनरेटर, प्रेरण जनित्र एवं एमएचडीसी इत्यादि। ठीक है, ये ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं? ए ऑप्शन आपका यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए यूरेनियम तत्व का उपयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर ऐसी डिवाइस है जिसमें नाभिकीय चेन रिएक्शन को नियंत्रित किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर का सबसे बड़ा इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। सामान्यतः सभी न्यूक्लियर रिएक्टर नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ए ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का वीडियो लेक्चर का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि चैनल पर आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। एक बार पुनः आपको, आप सभी को छठ महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।